स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। नेपाल में तख्ता पलट के बाद अब बात आगे की हो रही है। कहा जा रहा है कि राजशाही एक बार फिर से वापसी करेगी और राजशाही आएगी तो क्या इसी के साथ हिंदू राष्ट्र एक बार फिर से नेपाल हो जाएगा। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ और रुद्रनाथ महाकाल विशाल पीठाधीश्वर राष्ट्रीय अनहद महायोग पीठ मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएफ न्यूज पर। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। महाराज जी, सीधा सा पहला सवाल, नेपाल को अब आप हिंदू राष्ट्र की तरफ जाते हुए देख रहे हैं? श्रीमान, सबसे पहली बात क्या है कि जब हम लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो जैसे भारत एक प्रकार से अघोषित हिंदू राष्ट्र तो भारत भी रहा है, और जब हम अखंड भारत की परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो नेपाल अखंड भारत का घोषित हिंदू राष्ट्र काफी समय तक अपना अस्तित्व बनाए रखा था। आज परिस्थितियां बदली हैं। पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से जो घटनाक्रम रहे नेपाल के पूरे अंदर चलता रहा, उसका एक पटाक्षेप हुआ है उस पर। हालांकि किसी भी प्रकार से इस प्रकार की हिंसा देखने में तो भयानक लगती है, परंतु परिवर्तन के लिए हमें लगता है कि ये युग परिवर्तन का युग है, और इस युग में नेपाल इस अखंड हिंदू राष्ट्र जो हम लोग कल्पना लेकर के चलते हैं भारत की, उसमें एक पहली सीढ़ी के रूप में भारत के साथ साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ जो हमारा नेपाल, एक कह सकते हैं कि हमारा भाई है, छोटा भाई है, और ये एक हिंदू राष्ट्र और घोषित हिंदू राष्ट्र, और जिसमें राजतंत्र की स्थापना वापस से आने की उम्मीद है सबको। और इसकी स्थापना के लिए जिस प्रकार से ये घटनाक्रम बदला, इसके पीछे बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी इसमें चर्चाएं हैं जिनके कारण ये हो रहा है, लेकिन संभवतः ये होता दिख रहा है हम सबको। जी महाराज जी, लेकिन इस देश में, नेपाल में जो कुछ हुआ, इस देश में लोग कह रहे हैं वही होने जा रहा है। बहुत से ट्वीट्स आपने देखे होंगे, आप तक खबरें पहुंची होंगी कि इस देश में भी लोग मना रहे हैं कि नेपाल वाले हालात हो जाएं, बांग्लादेश वाले हालात हो जाएं, श्रीलंका वाले हालात हो जाएं। देखिए, ये तो आज से नहीं, काफी लंबे समय से इस देश में जो विधर्मी ताकतें हैं, जो विघटनशील ताकतें हैं, वो भारत को खंडित खंडित करना चाहती है। क्योंकि हमने अभी शुरुआत की तो अखंड भारत से की। भारत अखंड हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, जिसका गौरव, जिसका वैभव संपूर्ण विश्व को आलोकित करता था। परंतु जो लंबा समय बीता है भारत में, और ये खंडित ही तो हुआ। भारत को खंडित करके अलग से मुस्लिमों के रहने के लिए, स्पष्ट रूप से कहने में कोई हमें परहेज नहीं है कि जब भारत को अंग्रेजों से आजादी मिलने का समय आया तो उस समय भी हमें खंडित किया गया, और लगातार बांग्लादेश बना। उसके बाद आज स्थिति यह है कि आज भी जो भारत में हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक संविधान का व्यवस्था चलती है, परंतु यहां आज भी इसी लोकतंत्र की आड़ में कुछ विघटनकारी शक्तियां हैं जो आज भी भारत को खंड विखंड करना चाहती हैं। अब उनका मंसूबा, उनके मनोबल क्यों बढ़े रहते हैं? क्योंकि संपूर्ण विश्व के परिप्रेक्ष्य में जो ईर्ष्यालु देश हैं, जो भारत से ईर्ष्या रखते हैं, यहाँ की प्रगति विकास को देख करके ईर्ष्या करते हैं, वो देश और उनकी जो रणनीतियां हैं, वो आज वर्तमान में भारत के विपरीत काम कर रही हैं। तो भारत को बाहर के देशों से तो जो खतरा है वो है, लेकिन भारत के अंदर जो भीतर जो दीमक लगी हुई है, इससे ज्यादा खतरा है। हालांकि आपका प्रश्न जो था कि क्या भारत में भी इस प्रकार से होने की उम्मीद है, तो हमें इसलिए नहीं दिखाई देता कि वो परसेंटेज, यानी कह सकते हैं, अगर हम इसको एक वैसी भाषा में कहें कि भारत के अंदर अभी भी पेस्ट कंट्रोल का सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है, और हमारी जो सरकार है, हमारी जो राजनीतिक लीडरशिप है, वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है, और जो हमारे यहाँ का सुरक्षा तंत्र है अभी भी वो प्रबल बना हुआ है। इसलिए अभी हम लोगों को बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश की सरकार इसमें हमसे ज्यादा, आपसे ज्यादा बहुत विचारशील है और प्रोएक्टिव होकर के काम कर रही है। जी महाराज जी, भारत को सतर्कता लेकिन और ज्यादा बरतनी चाहिए पड़ोसियों के हालात को देखकर। बिल्कुल, भारत के प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए। सबसे बड़ा खतरा देखिए नेपाल की पूरी इस स्थिति में अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया जहां एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, देखिए वहां पर सोशल मीडिया बैन होने की, जो कुछ एप्लीकेशंस थी उनको बैन करने की जब बात हुई, और जो ये जेनजी जिसको कह रहे हैं, ये जो
विद्रोह हुआ, इसमें सोशल मीडिया साइट्स को लेकर के बड़ा बेसिक एक बात बताई जाती है, जबकि ये आधार नहीं है, लेकिन फिर भी। तो हमारे यहाँ पर आज के समय में हम सब भारतीयों को, जितने भी भारत में रहने वाले आम नागरिक हैं, सबको सावधान और सतर्क यूं रहना है कि हमें सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारियां दी जाएंगी, हमारे यहाँ असंतुष्टि का माहौल बनाया जाएगा और ऐसी अफवाहें हमारे देश का माहौल खराब करने के लिए पैदा की जाएं। तो ये पूरा इसके लिए फंडिंग आती है, विदेश की कई सारी ऐसी आसुरी शक्तियां हैं जो हमारे देश में धार्मिक सद्भावना को खंडित करके, और कह सकते हैं कि सरकार के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, हमारी न्याय व्यवस्था के प्रति एक तरह की भीतरघात करते हुए एक असंतुष्टि और अफवाहों का माहौल बनाना चाहते हैं। तो हम सबको सबसे पहले सोशल मीडिया से सावधान रहने की जरूरत है। हर सूचना पर तुरंत एक्शन न लेते हुए विचार करें और उसको ऑथेंटिक सोर्सेस के साथ में क्लैरिफाई किया जाए। ये भारत के लिए सबसे पहला, प्रथम हमें लगता है ये विचारणीय विषय होना चाहिए। जी महाराज जी, एक इस देश में प्रोपोगेंडा चलाया गया। नेपाल में जब इस तरीके से तख्ता पलट हुआ तो कहा गया कि ये तख्ता पलट इसलिए करवाया गया क्योंकि वहाँ की सत्ता में, वहाँ वर्चस्व ब्राह्मणों का है। तो ये पूरी जंग ब्राह्मणों के खिलाफ थी, ना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, ना ही ओली के खिलाफ। इस देश में ये प्रोपोगेंडा फैलाकर ये क्या हासिल करना चाहते हैं लोग? देखिए, जो नेपाल की गवर्नमेंट अभी वहां से हटाई गई, जिसे पद से हटाया गया, हालांकि खींच करके सिंहासन को खाली किया गया, लेकिन ये हुआ क्यों? क्योंकि वहां पर जो सरकार थी वो एक तरीके की कम्युनिस्ट सरकार थी और उसको एक दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि माओवादियों की सरकार थी एक तरह से। तो वहां पर क्या था और यहाँ भारत में क्या है? भारत में इस प्रकार की स्थिति नहीं है जैसी कि नेपाल में। भ्रष्टाचार भारत में भी है, लेकिन पिछली सरकारों के किए गए भ्रष्टाचार का जो कार्य था, इसको, इस दूरी को, इस खाई को पाटते पाटते वर्तमान सरकार ने काफी कार्य किया है। हाँ, लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो वहां पर दिखाई गई स्थितियां थी, जो वहां की पिक्चर थी, नेपाल की पिक्चर, उस पिक्चर को लेकर के अगर हम उस कथानक, उस पृष्ठभूमि को लेकर के भारत पर बात करेंगे तो भारत की स्थिति बिल्कुल अलग है। भारत में इस प्रकार की अभी असंतुष्टि नहीं है सरकार के प्रति, लोगों में आम जन संतुष्ट है। अभी आप देख लीजिए, जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से जो भारत सरकार ने एक तरह से सब आम नागरिकों को बड़ा लाभ पहुंचाया है। तो ये इस तरह के रिफॉर्म हो रहे हैं। तो जहां तक नेपाल का संदर्भ, नेपाल में आम आदमी पीड़ित हो गया था, नेपाल में आम आदमी परेशान था बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से। जो ब्राह्मणों की बात आपने प्रश्न किया, देखिए ब्राह्मणों के ऊपर तो क्या होता है, आजकल कोई भी व्यक्ति प्रश्न चिन्ह लगा सकता है क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी है। ब्राह्मणों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना हमें तो लगता है ऐसा उचित नहीं है, क्योंकि ये व्यवस्था अलग है और जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो लोकतंत्र की व्यवस्था चलती है, उसमें ब्राह्मणों का हस्तक्षेप किस प्रकार से हो जाएगा? जब अधिकार समान है और सबको समान रूप से वितरण हो रहा है तो इसमें ब्राह्मण क्या करें? जब टैक्स लग रहा है तो सबके लिए बराबर लग रहा है। हाँ, जब छूट मिल रही है तो उनमें जिन जिन को छूट मिल रही है उनको मिल रही है। तो इस प्रकार से हमें नहीं लगता कि इसमें ब्राह्मणों के ऊपर कोई टिप्पणी करने से कुछ होगा। ब्राह्मणों की सरकार को लेकर के नहीं, ब्राह्मण तो थे ही नहीं, हमें तो लगता है उस सरकार में ब्राह्मण नहीं थे। ब्राह्मण होते तो संभवतः वह सरकार कंटिन्यू चलती रहती। ये भी हमारा एक मानना है कि ब्राह्मणों की सरकार तो बहुत अच्छी स्थिर सरकार चलती। बिल्कुल महाराज जी, एक आखिरी सवाल। केपी ओली शर्मा कहते हैं कि अगर मैं भगवान राम पर टिप्पणी ना करता, भगवान राम को लेकर कुछ ऐसी चीज़ें ना कहता जो नहीं कहनी चाहिए थी, हालांकि उन्होंने ये बात नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर भगवान राम को लेकर उन्होंने बात ना की होती तो उनकी सत्ता बरकरार रहती। दूसरी बात उन्होंने ये जोड़ी कि अगर भारत के सामने वो झुके रहते तो उनकी कुर्सी लंबे वक्त तक रहती। आपको क्या लगता है कि भारत को वो अब बता रहे हैं कि भारत ने तख्ता पलट किया, साजिश करवाई और भारत ने ही उनकी सत्ता उखाड़ फेंकी? ये नेपाल में हुए षड्यंत्र का पार्ट 2 है एक्चुअली। ये हमारे प्रधानमंत्री जी को घेरने के लिए और उनको बदनाम करने के लिए साजिश है। देखिए, ओली जी ने दो जो बातें कही कि राम जी के जन्मभूमि के ऊपर, उसमें तो देखिए ये तो उनका पाप है ही और उस पाप का परिणाम उनको मिल गया। और जो पाप पूर्व में किए गए, नेपाल के अंदर जो जो पाप किए गए, उस पाप का उनको परिणाम मिला है। लेकिन अपने पाप का परिणाम अपने ऊपर न लेकर के अगर वो भारत पर इसका दोषारोपण कर रहे हैं या हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। हम इसको नहीं मानते। कारण क्या है
कि ये उनकी खुद की गवर्नेंस फेल हुई और वहां पर असंतुष्टि पैदा हुई और वो उसको मैनेज नहीं कर पाए। देखिए, गवर्नेंस के प्रति असंतुष्टि किसी भी देश में हो सकती है, किसी भी लोकतंत्र में हो सकती है, लेकिन वो इतने व्यापक स्तर पर अगर कहीं से आ रही है तो इसके पीछे साजिश है। और जहां तक हमें लगता है ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, उसमें एक छोटा सा मोहरा बनाया जा रहा था और उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीजें, कुछ पार्टिसिपेशन इस कॉन्स्पिरेसी का रहा। और फिर साथ ही साथ हमें जहां तक लगता है कि नेपाल में अच्छे दिन आने के लिए भगवान पशुपतिनाथ जी ने पुनः अपने, चूंकि नेपाल के ऊपर रूल, असली सरकार तो पशुपतिनाथ ही है वहां के, और उन्होंने अपने समय को, काल को महाकाल ने बदला है वहां पर, और इस प्रकार से वहां का काल चक्र बदल रहा है। और ये काल चक्र बदलने के लिए जो लीला हुई है वो लीला है वहां पर। हाँ, इसमें थोड़ा सा कष्ट अवश्य हुआ है, जो वहां की सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है, ये सब चीजों का भरण पोषण करना पड़ेगा, परंतु इसमें ओली सरकार अपने फेल्योर को अगर वो भारत की तरफ उछाल करके देख रहा है तो ये कदाचित मानने योग्य नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका जुड़ने के लिए और अपने विचार रखने के लिए। फिलहाल आप दर्शकों को क्या लगता है, क्या नेपाल राजशाही के रास्ते हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है? आप क्या चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।